और देखिए, ईरान पर फिर से बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। बड़ी खबर यही है, राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, हम पूरी तरह से हैं तैयार। ईरान में जो कुछ भी बचा है उसे खत्म कर देंगे, ये ट्रंप ने कहा है। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, ट्रंप का एक बार फिर से ऐलान। और ईरान पर हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप सीमित बमबारी करवा सकते हैं, बुनियादी ढांचों को निशाना बना सकता है अमेरिका। WSJ के हवाले से एक खबर, तो वॉशिंगटन स्ट्रीट जर्नल के हवाले से जानकारी। ईरान पर ट्रंप सीमित बमबारी कर सकते हैं, इसको लेकर तैयारी भी चल रही है। और मिडिल ईस्ट में यूएस सेनाओं की तैनाती बढ़ी है। एक पैट्रियट मोबाइल इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम ठीक करते नजर आए अमेरिकी सैनिक। सेंटकॉम ने जारी की एक्शन की तस्वीरें। देखिए, पैट्रियट सिस्टम को ठीक करते हुए अमेरिकी सैनिक नजर आए हैं। साफ पता चलता है कि नए सिरे से नए हमलों की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ईरान पर कभी भी अमेरिका का हमला हो सकता है और उसकी तैयारी भी चल रही है। सेंटकॉम ने एक्शन की तस्वीरें भी जारी की हैं और ये बताने की कोशिश की है। और बात इस वक्त की एक और बड़ी खबर की करते हैं। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। यूएस ईरान वार्ता फेल होने पर गिरावट, सेंसेक्स 4500 अंक गिर गया है। तो वार्ता फेल होने का असर शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। भारी गिरावट दर्ज की गई है। यूएस ईरान वार्ता फेल होने पर गिरावट, सेंसेक्स 4500 अंक गिर गया। तो अस्थिरता एक बार फिर से बढ़ गई है, देखने को मिल रही है। शेयर बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वार्ता फेल होने के बाद गिरावट दर्ज की गई है। प्री ओपनिंग में सेंसेक्स 4500 अंक गिरा है। तो ईरान पर कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है, उसकी तैयारी भी की जा रही है। ट्रंप की 6 बड़ी बातें, उस पर गौर करते हैं और इससे साफ ये संदेश मिलता है, ईरान पर फिर से बड़े हमले के लिए तैयार हैं। ईरान की चारों तरफ से घेराबंदी करेंगे। ईरान में जो कुछ बचा है उसे खत्म कर देंगे। ईरान ने अपना कोई वादा नहीं निभाया, ये ट्रंप ने कहा। परमाणु हथियार बनाना चाहता है ईरान, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। बयान के अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? यूएस के पास हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका ईरान पर फिर से बड़े हमले करेगा। इस बार पहले से ज्यादा विनाशक हमले होंगे। यूएस के टारगेट पर पावर और एटमी प्लांट्स होंगे। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन भी अमेरिका कर सकता है। तो देखिए, ये संकेत ट्रंप ने फिर से दिए हैं। सीधे चलेंगे मनीष के पास तेल अवीव से। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, तेल अवीव की तरफ से इस डिप्लोमेसी में जो भी ऑब्जेक्टिव था, उसमें एक बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि ये वॉर कंटिन्यू हो। ट्रंप ने जो बयान दिया उसमें इंडिकेशन यही है। क्या खबरें हैं वहां से, इन सारे संकेतों के बाद से, कि ईरान पर फिर से होगा बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, इजराइल की नज़र से देखिए तो इजराइल इस बात को लेकर बेहद खुश है कि अमेरिका एक बार फिर सेकेंड राउंड की तैयारी कर रहा है, जब ईरान के खिलाफ ब्लॉकेट हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी। और आने वाले समय में इजराइल को उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कभी भी किसी भी दिन हरी झंडी दे देंगे और अमेरिकी फ़ोर्स और इजरायली फ़ोर्स दोबारा से अटैक करना शुरू कर देगी ईरान पर। इससे पहले अगर आप देखें तो कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपना एक पोस्ट किया था, जहाँ पर कि वो खुद लेबनान में सैनिकों के बीच में मौजूद थे और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। तो मतलब वो दिखाने की तैयारी में है कि इजराइल की सरकार वो नए युद्ध के लिए फिर से तैयार है। और या फिर कहे कि जब तक ईरान के साथ युद्ध नहीं हो रहा था तब तक लेबनान के साथ वो युद्ध कर रहे थे। ये अलग बात है कि बतौर राष्ट्राध्यक्ष उनको लेबनान में इस तरह से जाना ये कहाँ तक उचित है, क्योंकि आप देखा जाए तो आज की तारीख में कि लेबनान एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र है और उसके ज़मीन पर, उसकी टेरिटरी पर एक तो इजरायली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक सही नहीं है, और ऊपर से इजरायली प्रधानमंत्री भी वहां पहुंच जा रहे हैं।
तो लेकिन आज की तारीख में चूंकि समस्या इतनी बड़ी है ईरान को लेकर कि अभी फिलहाल लोग इनकी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, लेकिन इसका अपना एक सांकेतिक महत्व है। सांकेतिक महत्व यही है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक नए जंग के लिए तैयार है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर तैयार है, और वो बस इंतजार कर रहे हैं कि कब व्हाइट हाउस इशारा करे और कब यहाँ से इजरायली फाइटर जेट ईरान पर अटैक करे और फिर जो राउंड 2 है, 40 दिन के जंग के बाद जो राउंड 2 है वो शुरू हो जाए। बिल्कुल मनीष, और राउंड 2 क्या मोड़ लेने वाला है वो देखने वाली बात रहेगी। एक और बड़ी ब्रेकिंग, अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी करने का ऐलान कर दिया है। आज शाम 7:30 बजे से ईरान के सभी बंदरगाहों पर नाकाबंदी की जाएगी। ईरान के पोर्ट से आने जाने वाले शिप को अमेरिका रोकने वाला है। इसको लेकर पोस्ट भी किया गया है और ऐलान भी कर दिया गया है। नाकाबंदी सभी देशों के जहाजों पर लागू की जाएगी। गैर ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले शिप को नहीं रोका जाएगा। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर ऐलान किया है। और देखिए, ईरान की नाकाबंदी पर ट्रंप ने भी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास आज शाम 7:30 बजे तक का वक्त है। ट्रंप ने कहा डेडलाइन के बाद सभी बंदरगाहों पर नाकेबंदी कर दी जाएगी। तो इस बार काफी असर होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे, ट्रंप की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। ईरान की नाकाबंदी की जाएगी। क्या तैयारी है, आदेश क्या दिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी पोर्ट पर नाकाबंदी की चेतावनी दी है। आज शाम 7:30 बजे तक अमेरिकी डेडलाइन भी दी गई है। और देखिए, डेडलाइन खत्म होते ही अमेरिकी सेना का एक्शन होगा। ईरानी पोर्ट से गुजरने वाले जहाजों को सेना रोकेगी। सभी देशों के जहाजों को अमेरिकी सेना रोकने वाली है और गैर ईरानी बंदरगाहों से आने वाले जहाजों पर रोक नहीं रहेगी। अब इसमें एजेंडा क्या है ये भी देखते हैं। अब ईरानी तेल निर्यात पर पूरी तरह से रोक होगी। दूसरा ये कि अमेरिकी शर्त मानने के लिए मजबूर करना एक दबाव बनाने के पीछे की वजह है। ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करना भी वजह है। क्या असर होगा इसका ये भी समझ लेते हैं। ईरान हर दिन 17 लाख बैरल तेल निर्यात कर रहा है। ईरान अधिकांश तेल का निर्यात चीन को कर रहा है। और देखिए, कुल निर्यात का 90% तेल चीन खरीद रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुछ एक ऐसे देश हैं जिस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, चीन उसमें शामिल है। एक और खबर, नाकाबंदी के ऐलान के बाद तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अमेरिकी क्रूड ऑयल 8% महंगा हो गया है। अमेरिकी क्रूड ऑयल $104.24 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड 7% बढ़कर $102.29 प्रति बैरल पहुंच चुका है। सिवात सर, अस्थिरता तो देखने को मिल रही है। ऐसी उम्मीद भी थी, ऐसी आशंका भी थी कि अब अस्थिरता और बढ़ जाएगी जब वार्ता फेल हो गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बार कह रहे हैं कि हॉर्मूज पर कंट्रोल करना अमेरिका के लिए अब आसान होगा। क्या एक बार फिर से अमेरिका गलती तो नहीं कर रहा है ईरान को कम आंकने की? देखो, मैं ये कहूँगा कि अब जिस नई स्ट्रेटजी से अमेरिका आया है, वो लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी, जो बातचीत हुई थी आपस में अमेरिका की और ईरान की इस्लामाबाद में, 2 मेन इशू थे। एक तो स्टेट ऑफ हार्मुज का खोलना और एक ही इनरिच यूरेनियम जो कर रहा है ईरान। अब बात यह है कि स्टेट ऑफ हार्मुज को अगर वैसे खोलना है, क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर है, ओपन सी है और ईरान उसको बंद नहीं कर सकता। मगर ये सच्चाई है, ईरान बंद भी कर रखा है और बहुत जो 160 के करीब शिप्स जाती थी 28 फरवरी से पहले, आज वो 5 से 7 जा रही है और कई देशों से वो टोल भी ले रहा है। अब उसके पास क्या ऑप्शन है अमेरिका के पास? उसके पास और 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन था कि कहीं ना कहीं बूट्स ऑन ग्राउंड किया जाए और खर्ग आइलैंड को लिया जाए और इस रूट को खोला जाए, जो कि एक बहुत ही कॉस्टली था। अगर अमेरिका की ट्रुप जाते तो वहां कैजुअलिटी बहुत होती। दूसरा है काउंटर स्ट्रैटेजी। अगर बाकी शिप नहीं जाएंगी तो ईरान की शिप भी नहीं जाएंगी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, काउंटर स्ट्रैटेजी, मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। अब क्या है कि वहाँ से पता है 5 से 10 शिप जा रही हैं और ईरान उन पर टोल भी लगाने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका ने अपनी नेवल शिप लगा दी हैं, जिससे जितने भी शिप्स जो कि ईरान के पोर्ट से जा रही हैं उनको वो एक प्रकार टारगेट करेगा। तो आप देखें कि जो ईरान से तेल जाता था और 90% ईरान का तेल चीन में जाता है, वो भी नहीं जा पाएगा। तो इकोनॉमिकली उसको एक प्रकार से स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी जो है ये काम देगी,
क्योंकि इसके अंदर जो ईरान को भी समझ आएगा कि अगर वो दूसरे शिप्स को रोक रहे हैं तो उसकी भी शिप्स रोकी जा सकती हैं। तो ये भी सच्चाई। अब दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेबनान का, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह पे हमले बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है ये मौका है जब कंसंट्रेशन हिजबुल्लाह की तरफ है और लिटानी नदी तक उसने एक प्रकार बफर जोन बनाना है और ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है। और यह भी सच्चाई है, हिजबुल्लाह का इन दिनों में काफी हद तक अपने आप को रिवाइव करके और काफी हथियार उसके पास आए हैं। कोई दो राय नहीं है, हिजबुल्लाह का मुद्दा बातचीत के समय भी उठा था और ये उसके पहले ही ये शर्त में शामिल था कि हिजबुल्लाह पर हमले रोके जाए। हमला जो हुआ उससे माहौल और खराब हुआ था बातचीत के ठीक पहले ही। तो ये तो बड़ा मुद्दा है ही, क्या इसमें होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग के बीच ट्रुथ सोशल पर खुद को ईसा मसीह के रूप में दिखाते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है। एक और दिलचस्प तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप की देखिए। इस तस्वीर में ट्रंप एक बीमार व्यक्ति को आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर में बैकग्राउंड में अमेरिका का झंडा है, कई अमेरिकी सैनिक फरिश्ते की तरह दिख रहे हैं और फाइटर जेट उड़ते दिख रहे हैं। इस तस्वीर की अमेरिका में ही आलोचना हो रही है। और एक और बड़ी खबर, पोप लियो पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। पोप लियो ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बयान भी दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भड़कते हुए पोप लियो से जुड़ा बयान दिया है। लगता है उन्हें अपराध पसंद है। ट्रंप ने कहा, पोप अपराध रोकने में विश्वास नहीं रखते। एटम बॉम्ब का सपोर्ट करने वाला पोप ठीक नहीं हो सकता। दुनिया खत्म करने वाले हथियार चाहते हैं। और अब पोप लियो पर भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप। बयान आपको सुनाया, ऐसा क्या उन्होंने कहा वो भी हम आपको एक एक करके बताते हैं। उनकी बातों का मतलब, ऐसा पोप नहीं चाहिए जो ईरानी परमाणु हथियार को सही ठहराए। ऐसा पोप नहीं चाहिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना करे। ऐसा पोप नहीं चाहिए जो वेनेजुएला में हमले का विरोध करे। पोप लियो अपराध और विदेश नीति के लिहाज से बेहद कमजोर। वो हमारे डर पर बोलते हैं, कैथोलिक चर्चों के डर की बात नहीं करते। मुझे उनके भाई लुई ज्यादा पसंद है क्योंकि वो मागा के समर्थक है। मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए भारी बहुमत से मुझे चुना गया। पोप बनने के लिए लियो का नाम किसी लिस्ट में शामिल नहीं था। अगर मैं व्हाइट हाउस में नहीं होता तो लियो वेटिकन में नहीं होते। तो देखिए, पोप की तरह पोप को लेकर भी ये एक तरीके से टारगेट किया है ट्रंप ने। बहल सर, ट्रंप के चुने जाने के पीछे अगर देखा जाए जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, कैथोलिक चर्च है, जो लॉबी है, उसका बड़ा रोल रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपनी इमेज बिल्डिंग में एक तस्वीर हमने दिखाई जिसमें वो ईसा मसीह की तरह नजर आ रहे हैं। एक तो ये, दूसरा आप देखिए कि मनपसंद पोप, अगर वही पोप इनके खिलाफ या इनके मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो अब उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या जो रिलीजियस सपोर्ट था मागा को लेकर ट्रंप का, वो खिसकता दिख रहा है, इसलिए अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए तस्वीरें भी जारी हो रही हैं, पोप पर अटैक भी हो रहा है। रवि जी, बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई है। जिस 3 मेजर वोट बैंक से वो जीते थे उनमें से एक था क्रिश्चियन लॉबी का, दूसरा था लैटिनोस का और तीसरा भारतीय मूल के लोग जो वहां पे बहुत भारी संख्या में जिन्होंने वोट किया था ट्रंप के लिए। और जो मागा कम्युनिटी के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो ये मागा कम्युनिटी से दूर जाते हुए दिख रहे हैं इस समय। और ज्यादातर जो उनकी पॉपुलैरिटी और अप्रूवल रेटिंग थी वो 35% से गिर के अब 27% तक आ चुकी है। आपने ये बात सही कही थी कि, लेकिन इसमें एक चीज मैं बोलना चाहता हूं रिगार्डिंग पोप लियो ने बोला क्या। उन्होंने तो यही कहा था ना कि शक्तिशाली देश अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं भी ईरान का या न्यूक्लियर वेपन का नाम तक नहीं लिया। तो ये जो साइड ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी इमेज है उसको आगे ले जाके एक ऐसे नॉन इशू को इशू बनाना चाहते हैं जहां पे पोप लियो ने कहा नहीं। आपको याद होगा कि जब जेडी वैंस पोप फ्रांसिस को मिलने गए थे तो उसके बाद कुछ ही दिनों में इतने बड़े स्पिरिचुअल लीडर की डेथ हो गई थी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो हम आजकल एक नई हवा चल रही है वहां पे, वैंस इफेक्ट कहते हैं। जहां जाते हैं, अभी ऑरबैन के पास गए थे तो ऑरबैन ने 16 साल के बाद इलेक्शन हार दिया और उससे पहले एएफडी पार्टी हार गई जर्मनी की, जहां वो प्रचार करने गए थे। तो कहीं ना कहीं वैंस को भी एक नासमझ की तरह और प्रेसिडेंट को भी उस तरह देखा जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं जो मैं अग्री नहीं करता अभी तक, वो ये चीज है कि जो अब गलती ट्रंप कर रहे हैं ब्लॉकेड करके, नेवल ब्लॉकेड करके, वो एक तरीके से उकसाना है। वो अगर वो अपने युद्ध पोत को वहां भेजते हैं, ये याद रखिए कि एक नेचुरल फोर्ट्रेस है ईरान।
आसपास पूरी हाई ज्योग्राफी है, हाई टेरेन है, वहां से एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन्स, ड्रोन बोट्स सब कुछ लॉन्च किए जा सकते हैं, यहां तक कि मिजेट सबमरीन भी। तो कहीं ना कहीं इन सब को मद्दे रखते हुए अगर वो भेजते हैं तो वो उकसा रहे हैं ईरान को कि वो हमला करे उनके युद्ध पोत पर, और अगर वो युद्ध पोत पर हमला करते हैं तो ये वापस हमला शुरू कर देंगे नाम लेके कि ईरान ने शुरू किया है। दूसरी चीज कि तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, अभी तो सिर्फ 102 और 104 डॉलर तक पहुंची है। आप देखिएगा अगर ये ब्लॉकेड को इन्फोर्स किया जाएगा तो इससे भी ऊपर जाएंगी। और तीसरी चीज, आखिरी चीज बोलना चाहता हूं कि अगर इसको एनफोर्स कैसे करेंगे, इनके पहले भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे, एक तो भाग गया था क्रेट में और दूसरा 750-1000 किलोमीटर दूर चला गया था। अगर ये युद्ध पोतों का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करेंगे और कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे अगर ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को स्विच ऑफ कर दिया जाता है या ब्लैक फ्लीट टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक आपने कहा, और इसी को लेकर ईरान की तरफ से बयान भी दिया जा चुका है कि कैसे और परेशानी अमेरिका के लिए साथ ही अन्य देशों के लिए भी बढ़ने वाली है अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी गलत कदम उठाया जाता है तो। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने यूएस पर फोड़ा है वार्ता फेल होने का ठीकरा। वार्ता सफल होने के एन वक्त शर्तें बढ़ाई, यह अरागची ने कहा है। अमेरिका के शर्तें बढ़ाने से वार्ता फेल हो गई और हमने युद्ध खत्म करने की हर संभव कोशिश की, अरागची ने यह कहा है। और वहीं अमेरिका बातचीत फेल होने पर पेजेश्कियान ने पोस्ट किया है। मसूद पेजेश्कियान की तरफ से पोस्ट किया गया। ईरान के राष्ट्रपति ने नसीहत दी है, तानाशाही छोड़कर अमेरिका समझौते की तलाश करे, ईरान के अधिकारों का सम्मान करे अमेरिका। और ईरान पर हमले के लिए इजरायल तैयार है, इजरायल फिर से शुरू कर सकता है हमले। वार्ता फेल होने के बाद इजरायल हमले करेगा। वहीं आईडीएफ चीफ ने इजरायली सैनिकों को आदेश दिए हैं ईरान के साथ युद्ध के लिए तैयार रहे। ये कहा इजरायल के साथ युद्ध के लिए तैयार रहे ईरान। इजरायल डिफेंस चीफ की तरफ से ये बात कही गई है। और इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने किया है फ्रंट लाइन का दौरा। जी हां, इजरायल के कब्जे वाले लेबनानी क्षेत्र में यह दौरा किया है और लेबनान के वो इलाके जहां पर कंट्रोल है इजरायल का, वहां पर दौरा किया है। अभी और काम करना बाकी है, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। ईरान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि अभी और इलाकों पर कब्जा होगा। इजरायल तैयार, ईरान पर क्या फिर बमबारी होगी? कई सवाल उठ रहे हैं। क्या हुआ अभी तक? दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर नेतन्याहू पहुंचे, दौरा किया। इजरायल के कब्जे वाले इलाके में नेतन्याहू पहुंचते हैं, इजरायली सैनिकों से मुलाकात की वहां पर उन्होंने। नेतन्याहू ने क्या कहा इस दौरान? ईरान ने हमें खत्म करने की कोशिश की है, अब खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। हमने मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया। लेबनान पर इजरायली हमले नहीं रुकने वाले हैं, अभी और बहुत कुछ करना रह गया है। आगे क्या होने वाला है? ईरान पर इजरायली हमले शुरू हो सकते हैं। इजरायली हमले पहले से ज्यादा आक्रामक होने वाले हैं, ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, बॉर्डर पर, लेबनान बॉर्डर पर नेतन्याहू का पहुंचना और फिर इस तरीके का बयान देना, सैनिकों से बातचीत करना, उनका हौसला बढ़ाना, कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो तुलसीदास जी सैकड़ों साल पहले कह गए हैं कि समरथ को नहीं दोष गुसाई, वरना अगर आप देखें तो लेबनान के भीतर साउथ लेबनान में इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स अपना ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, तो अपने आप में पहले वही गैर कानूनी है। और ऊपर से इजरायल के प्रधानमंत्री जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि वो लेबनान की टेरिटरी के भीतर थे, तो आप सोचिए कि एक तो उस देश पर हमला चल रहा है, उस देश में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ पर लितानी नदी तक बफर जोन बनाने के नाम पर वहाँ पर सैनिक मौजूद हैं बिना किसी के इजाज़त के, बिना यूएन के परमिशन के, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री भी खुद वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर हर लिहाज से हर तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों की अवहेलना है जो इस वक्त इजरायल के प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है। आप इसका वो चाहे जो भी जस्टिफिकेशन दे दें, लेकिन कम से कम उनको नहीं जाना चाहिए था। सैनिक अपना काम कर रहे हैं, सैनिक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसका इस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं
तो मुझे लगता है कि इजराइल के लोग भी बहुत ज़्यादा इसको पसंद नहीं कर रहेंगे। बाकी दुनिया के लिए तो जाहिर है कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाना है कि आप लेबनान भी यूएन का एक मेंबर कंट्री है, उस मेंबर कंट्री में कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री पहुंचकर अपने सैनिकों के साथ कहे कि देखो हम यहाँ पर इतनी ज़मीन कब्जा कर चुके हैं और आगे हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है, ये बहुत ही गलत है। लेकिन फिर वही बात है कि ये बात कौन कहे, कौन रोके, और शायद वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि लेबनान में यह ऑपरेशन में ना जाऊं तो मुझे दूसरा फ्रंट दे दो, और दूसरा फ्रंट हर किसी को पता है कि बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ईरान से जंग शुरू हो और ताकि फिर इजराइल पूरी तरह से ईरान की जंग में व्यस्त हो जाए। बिल्कुल मनीष, आपने कहा समरथ के नहीं दोष गोसाई, लेकिन लगता है कि नेतन्याहू ये समझते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो इस सबको फेयर मानते हैं। और लेबनान एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आकर पेच फंस गया बातचीत से पहले ही। और देखिए, ईरान युद्ध के दौरान बड़ा डेवलपमेंट भी हुआ है। पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति ने फोन पर बात की। पुतिन ने पेजेश्कियान पर ताज़ा घटनाक्रम को लेकर चर्चा की और पेजेश्कियान ने अमेरिका से वार्ता की जानकारी भी दी है। तो लगातार रूस से संपर्क में ईरान है, ईरान के सत्ता प्रमुख हैं और सीधे तौर पर सारी जानकारी पुतिन को दी गई। वहीं ईरान युद्ध को लेकर क्रेमलिन से बड़ी खबर आई। क्रेमलिन की ओर से मध्यस्थता के संकेत मिले हैं। पुतिन पेजेश्कियान की बातचीत के बाद ये खबर आई है। रूस ईरान पर अमेरिका के हमले का विरोध कर रहा है। इससे पहले भी रूस की तरफ से ऐसा ही रुख देखने को मिला था। तो देखिए, इस डेवलपमेंट से एक सवाल पैदा होता है कि क्या इस जंग में रूस की भी एंट्री होगी। संकेत हैं कुछ, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला संकेत, अमेरिका से वार्ता फेल होते ही पुतिन से बात की है पेजेश्कियान ने, और पुतिन पेजेश्कियान में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ मध्यस्थता की कमान संभालने की खबर भी सामने आई। संकेत नंबर 4, तनाव बढ़ने पर सहयोग बढ़ाने की भी खबर मिली। पांचवा संकेत ये कि हथियारों की आपूर्ति भी बढ़ा सकता है रूस। तो देखिए, रूस को लेकर कई तरह के सवाल हैं। शिवा सर, रूस और चीन की तरफ अगर मैं थोड़ा सवालों का रुख करूं तो एक तो हॉर्मूज की नाकेबंदी में सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रेशर जा रहा है, 90% जो ऑयल सप्लाई है वो चीन को है। तो चीन पर एक अनप्रेसिडेंट प्रेशर बनेगा कि इस वॉर में वो थोड़ा दबाव बढ़ाए अमेरिका के ऊपर। दूसरी तरफ रूस के साथ हम ये संबंध देख ही रहे हैं, लगातार रूस को अपडेट दिया जा रहा है। रूस एक तरीके से ईरान के प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तरीके से समर्थन में खड़ा है। क्या ये मान सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है, दोनों की एंट्री अलग अलग तरीकों से हो सकती है इस वॉर में? हाँ देखो रवि, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं आप रूस और चीन को इस लड़ाई में देखें, उन्होंने हथियार दिए हैं ईरान को काफ़ी, और अब लग रहा है कि उनके पास मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन जैसे भंडार ईरान के पास है, और जो मिला था वो कहीं ना कहीं रूस और चीन से आया। और लड़ाई के दौरान उन्होंने एक प्रकार से रियल टाइम इंटेलिजेंस भी अपने सैटेलाइट से जो दिया है ईरान को, इसीलिए जो ईरान के हमले रहे हैं वो काफ़ी हद तक बहुत सटीक रहे हैं। अब ये सिचुएशन आती है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने जो काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई है कि या तो सभी शिप जाएंगे या कोई नहीं जाएगा, उसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान चीन को भी होगा। क्योंकि चीन, आपने ठीक बोला, ईरान जो 90% जो ऑयल है वो चीन को देता है। इसका मतलब वो टैंकर चीन की तरफ जा रहे हैं, अगर वो बंद होते हैं तो चीन को भी नुकसान होगा। और क्या ये रूस और चीन इस लड़ाई के अंदर बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि ये मदद करेंगे, बोलेंगे, मगर ऐसा कोई नहीं होगा कि ये रूस और चीन जो है फिजिकली इसके अंदर ईरान की हेल्प करने के लिए आए। तो ईरान इस मामले में, ये सच्चाई है, ईरान के पास भंडार बहुत है, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, वो अभी भी लंबी लड़ाई लड़ सकता है। मगर कोई ये सोचना कि रूस और चीन उसके साथ आके इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, वो शायद नहीं होगा। मगर ये मुझे लगता है कि जो सच्चाई ये है कि तीन जो प्लेयर हैं इसमें, अमेरिका, इजराइल और एक प्रकार ईरान। अमेरिका इस लड़ाई को लंबा नहीं ले जाना चाहता। अमेरिका को लगता है ये दलदल है, ये फंस गया है, ये निकलना चाहता है, क्योंकि इसके इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, और उनकी अप्रूवल रेटिंग घट रही है।
लिए, मगर इजराइल इस लड़ाई को लंबा ले जाना चाहता है। आप देखें लेबनान के अंदर वो हमले करके उकसा रहा है, और दूसरी बात वो तैयार है दोबारा ईरान पे हमले करने के लिए, क्योंकि ये पर्सनल फायदा है नेतन्याहू को, उसकी पॉलिटिकल, अगर उसको रिवाइवल रहना है तो वो लड़ाई चाहेगा। ईरान क्या करना चाहता है? देखो, ईरान लड़ाई भी नहीं चाहता, मगर उसके ऊपर लड़ाई थोपी गई तो वो जवाब अच्छी तरीके देगा, क्योंकि ये उसने वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया। सबने ये सोचा था कि आयतुल्लाह अल खमैनी और 40 से 50 मिलिट्री कमांडर मिलने के पास वो घुटनों पे आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। और वो लड़ रहा है और बहुत ही ताकत से लड़ रहा है। तो ये सच्चाई है। ये लड़ाई जो है, क्या ये 15 दिन से सीज फायर से पहले लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी? मुझे लगता है उसके चांसेस कम है। हो भी सकता है कि सीज फायर एक्सटेंड हो जाए, बातचीत का दोबारा दौर चले, ये कहना बिल्कुल मुश्किल है। तैयारी तो उसी से जुड़ी सामने आ रही है। जिस तरीके से अमेरिका ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है, फाइटर जेट भी भेजे गए हैं, तो ऐसा ही लग रहा है। एक और खबर, आईडीएफ ने शरणार्थी कैंप पर हमला किया। शरणार्थी शिविर में हथियार फैक्ट्री का दावा और यहां हुआ हमला। विस्फोट से आईडीएफ सैनिकों ने फैक्ट्री उड़ा दी। सामरिया में तैनात आईडीएफ का हमला बताया जा रहा है। मोसाद ने हमले का वीडियो जारी किया। और जनरल रोमन गोफमैन मोसाद के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने किया है नियुक्त। गोफमैन 2 साल से नेतन्याहू के सैन्य सचिव थे। और ईरान से तनाव बढ़ने पर चाइना को ट्रंप की चेतावनी। चीन पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी गई। चेतावनी के साथ ही चीन को ट्रंप का ऑफर। चीन अपने जहाज अमेरिका भेज सकता है। ट्रंप ने कम कीमत पर तेल देने का वादा भी किया।